Assalamualaikum. Welcome to Biology with Madiko. Today I am here to deliver a lecture about homeostasis in animals. अब ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल्स किस तरह से होती है, मीन्स कि एनिमल्स के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट की मेंटेनेंस किस तरह से होती है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक्वेटिक में रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में ही रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर इन्वायरमेंट के मुताबिक वो अपने सेल को उस एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। वो क्रिटिकल बैलेंस रख कर भी वो उस वाटर सोल्यूट की बैलेंस करते हैं। अब वाटर कंटिन्यूसली लीव्स एंड इंटर्स द सेल, वो बाहर भी जाता है और अंदर भी आता है, साथ साथ सोल्यूट्स भी जाते हैं और अंदर आते हैं। सोल्यूट्स ही वाटर को मेंटेन रखता है। जब सोल्यूट जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी के अंदर होगा तो वाटर खुद ब खुद मेंटेन होता रहेगा। विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ मेटाबॉलिक फंक्शन, अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ कांस्टेंट होगी तो मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो स्मूथली हो सकेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ऑस्मोरेगुलेशन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में किस तरह से होती है। अब एक्वेटिक एनवायरनमेंट दो तरह से होते हैं, एक फ्रेश वाटर, एक मेराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कंडीशंस हमारे पास तीन होती हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन इनकी बेसिस जो है वो होती है सॉल्ट की कंसंट्रेशन। सॉल्ट जो है वो कितनी अमाउंट में मौजूद है उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर, उसके मुताबिक फिर वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। अब वाटर है, वाटर के अंदर जब हाई सॉल्ट की क्वांटिटी होगी तो वो मेराइन वाटर कहलाएगा, और जब लो क्वांटिटी होगी तो वो फ्रेश वाटर कहलाएगा। तो इस तरह से एनिमल्स जो हैं वो ऑस्मोरेगुलेट दोनों वाटर्स में डिफरेंटली करते हैं। अब किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो हाइपरटोनिक कंडीशन को रखते हैं, ठीक है, जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है फ्रेश वाटर के अंदर। तो एनिमल्स क्या है वो हाइपरटोनिक कंडीशन रखते हैं और वाटर के हाइपोटोनिक कंडीशन होगी इनसाइड द सेल और अ बॉडी। सो इनको फ्लडिंग का प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है और लो सॉल्ट का भी प्रॉब्लम होता है इनको, मतलब वाटर जो है वो फ्लडिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी बेसिस पे दो क्लासीफाई किए हैं, मीन्स कि एनिमल्स को दो ग्रुप में रखा गया है, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। सो यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वाटर जो है वो स्टोर होता है। अब अगर हम अमेबा की बात कर लें तो अमेबा की जो बॉडी होती है वो कुछ अनस्ट्रक्चर होती है, मतलब टेढ़ी शेप की होती है। इसके अंदर एक वैक्यूल होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। तो इस वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है कि वो वाटर को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है। तो इनके पास वाटर की कमी होती है, इनके वो हाइपरटोनिक कंडीशन है, तो क्या करेगा, सॉल्ट जो है वाटर को अट्रैक्ट करेगा और वाटर जब अंदर आएगा तो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर स्टोर होगा। जब स्टोर होगा तो ये फ्लैसिड हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो लाजमी बात है, तो एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, वो एक्सेस वाटर को वो बाहर निकाल देता है, वो रिमूव कर देता है। एक्सेस वाटर को क्या करता है, वो डिस्चार्ज कर देता है, बाहर बॉडी के कर देता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर, और यही होता है कि इसमें पैरामीशियम भी आता है, उसके अलावा भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं। मल्टीसेलुलर की बात करें तो उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये किस तरह से इसको रिमूव करते हैं, वो डाइल्यूट यूरिन में इसको जो है वो बाहर कर देते हैं, उसको पास कर देते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि सॉल्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसको कंपनसेटेड करते हैं। उसके यूरिन में वो सॉल्ट जो है वो बाहर ज़्यादा चला जाता है। तो वापस से उस सॉल्ट को लाने के लिए क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बात करें यहाँ पे फ़िश की, तो फ़िश में क्या होता है, गिल्स होती है, स्किन होती है, तो उसके थ्रू वो वापस से उसको सॉल्ट को अपनी बॉडी के अंदर कंपनसेटेड करते हैं। तो अब इसके अलावा भी है कि वो अगर फूड जो है वो ऐसा फूड को इंटेक करे जिसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसको फिर यूज़ करे, तो वो हमारे पास होगा मल्टीसेलुलर का, कि वो उस तरह से प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अगर एक्सेस वाटर होता है तो वो डाइल्यूट यूरिन में इसको पास आउट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, लेकिन वो मेराइन एनिमल्स होंगे।
तो मेराइन एनिमल्स में क्या होता है कि इनकी हाइपोटोनिक कंडीशन होती है एनिमल्स की मेराइन में, क्योंकि मेराइन में सॉल्ट ज़्यादा होता है तो इसलिए एनिमल्स की हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, इसमें सॉल्ट जो है वो लो होता है। अब इनसाइड द बॉडी मेराइन एनिमल्स के तो वो तीनों कंडीशन को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि हाइपोटोनिक कंडीशन है जिसमें हाई सॉल्ट होता है, आइसोटोनिक कंडीशन है जिसमें सेम सॉल्ट की कंडीशन होती है बाय मेटाबॉलिज्म। तो ऐसे 3 एनिमल्स ऐसे हैं मेराइन एनिमल्स जो कि ये तीनों कंडीशन को रख सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे हैं वो 3 ऑर्गेनिजम्स, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश एंड ओस्मो कन्फर्मर। सो बोनी फिश के बारे में पढ़ते हैं कि इनके अंदर इनकी बॉडी के अंदर लो सॉल्ट होता है, मीन्स कि इनके पास जो है वो हाइपोटोनिक कंडीशन होती है। इनके पास बोनी फिश के पास हाइपोटोनिक कंडीशन है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट में ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की गई है, मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ। एक यहाँ पे है कि बोनी फिश है, इसके अंदर लो सॉल्ट है इनकी बॉडी के अंदर, तो क्या करेंगे ये ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो सॉल्ट ग्लैंड्स क्या करते हैं कि वो सॉल्ट को इंक्रीज़ करते हैं, दोबारा से सॉल्ट को इंक्रीज़ करते हैं। तो इनके अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि सॉल्ट को इंक्रीज़ करवाते हैं। तो जब सॉल्ट इंक्रीज़ होगा इनके अंदर तो बाहर से एक्टिवली वो सी से वाटर को ईज़िली गेट कर सकते हैं। तो जब वो इजीली वाटर को गेट करेंगे तो वो उनके पास सही कंडीशन आ जाएगी। तो मीन्स कि हाइपोटोनिक कंडीशन में रहकर भी वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि उनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स है। अब यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा भी हो जाता है, इंक्रीज़ कर रहे हैं वो सॉल्ट ग्लैंड्स, तो सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, उसको डिसैलिनेशन करेंगे। डिसैलिनेशन का मतलब है कि वाटर को सॉल्ट को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब ये यूरिन क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन को रिलीज़ करते हैं। कंसनट्रेटेड का मतलब है कि सॉल्ट की क्वांटिटी इनके अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इट मीन्स के कंसनट्रेटेड यूरिन है, अगर सॉल्ट की क्वांटिटी कम होगी तो मीन्स के डाइल्यूट यूरिन है। अभी हमें मल्टीसेलुलर में पढ़ा, अभी कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब है कि इनके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या है वो कम है, सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन को रिलीज़ करेंगे। अब डाइल्यूट यूरिन में क्या होता है कि वो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन सॉल्ट की क्वांटिटी कम होती है, इसलिए वो डाइल्यूट होता है, मीन्स कि कम जो है वो यूरिन रिलीज है इसमें ज़्यादा होता है। कार्टिलेजिनियस फिश वो फिश होती हैं जिनमें स्टार्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, शार्क जैसे हो गए। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कार्टिलेजिनियस फिश में आ जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। वो किस तरह से स्टोर करते हैं, किस तरह से गेन करते हैं, यूरिया होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसमें से जो है वो सॉल्ट जो है वो अपने आप में एब्जॉर्ब करते हैं, या तो वो ऐसे फूड को इंटेक करते हैं जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो उसको इंटेक करके वहाँ से सॉल्ट को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे कि मीट हो गया तो उसमें से स्टोर करेंगे, तो इट मीन्स कि इनके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, सॉल्ट की क्वांटिटी इनके अंदर ज़्यादा है, तो मीन्स कि इनके अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन है, हाइपोटोनिक कंडीशन है। तो अब यहाँ पे क्या है, वाटर की क्वांटिटी कम है, सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मीन्स कि यहाँ पर भी कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। कंसनट्रेटेड का मतलब बताया कि जहाँ पे ज़्यादा जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब यूरिया इनकी बॉडी में स्टोर तो होता है, लेकिन ये यूरिया जो है वो क्यों स्टोर होता है, ताकि वो आयंस को अट्रैक्ट कर सके। आयंस जो है वो उनके लिए ज़रूरी होते हैं, तो आयंस को वो अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो यूरिया को स्टोर करते हैं। अब यूरिया तो एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो तो हर बॉडी के लिए ही हार्मफुल होता है, तो हार्मफुल हर बॉडी के लिए होता है, तो इसीलिए एक केमिकल प्रोड्यूस होता है TMAO। कौन सा? TMAO। T का मतलब ट्राई, M का मतलब मोनो, A का मतलब माइनो, O का मतलब ऑक्साइड। ये एक ऐसा केमिकल होता है जो कि यूरिया के नुकसान से बॉडी को बचाता है। यूरिया एक नुकसानदेह चीज़ है, तो वो बॉडी से उसको बचाता है, इसलिए ही ये स्टोर करता है इसके अंदर, ताकि वो सॉल्ट भी ले सके और केमिकल भी प्रोड्यूस करता है जिससे यूरिया के नुकसान से उसको बचा सके। तो ये है हमारे पास कार्टिलेजिनस फिश। उसके अलावा ओस्मो कन्फर्मर। ओस्मो कन्फर्मर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि आइसोटोनिक कंडीशन रखते हैं। अब ये क्या था, हाइपोटोनिक रख रहे हैं या हाइपरटोनिक रख रहे हैं कंडीशन को, और ये आइसोटोनिक कंडीशन है मेराइन वाटर के अंदर। तो इनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी होता है और इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी होता है इनके पास। तो
ये ऐसे एनिमल्स होते हैं इनको एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन को देखना नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही एडजस्ट होती है, उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता। तो इसलिए वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए ईजी होता है, क्योंकि वो आइसोटोनिक कंडीशन रख रहे हैं। तो इनके एग्जाम्पल में जाता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी में होता है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर में। ठीक है, एक ही है यूनिसेलुलर में जिसे हम कहते हैं अमाइबा या पैरामीशियम या ये सारे ऑस्मो कन्फर्मर हैं। तो ऑस्मो कन्फर्मर आइसोटोनिक कंडीशन रख रहे हैं, तो मीन्स के तीनों ही मेराइन कंडीशन में रह सकते हैं या अपनी अपनी कंडीशंस के अंदर। नाउ द ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। अब टेरेस्ट्रियल कंडीशन वो कंडीशन हार्श होती है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली हीट से कांटेक्ट में होती है। ठीक है, वो हीट से डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है, इसलिए टेरेस्ट्रियल कंडीशन हार्श होती है, क्योंकि वो जब हीट लगेगी तो वाटर जो है वो जल्दी से लॉस हो जाता है। तो इसके लिए क्या डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है जब डायरेक्टली हीट कांटेक्ट में होगी बॉडी से। तो ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ को। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, उस हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स जिनमें जॉइंटेड लेग्स होती हैं, सब मोलस्कस रेप्टाइल जो कि क्रॉल कर सकते हैं, और कुछ बर्ड्स हो गए। ठीक है, मैमल्स हो गई। मैमल्स वो जो मिल्क की प्रोडक्शन करती हो उसको हम कहते हैं मैमल्स। वो इस हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सकती है। क्यों? अब क्यों कर सकती है? ये सारी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मैकेनिज्म है इसका, वो हम भी पढ़ते हैं कि क्यों जो है वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकती है, जहाँ पे हीट जो है वो बॉडी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है। इनकी बॉडी जो होती है वो एक्सोस्केलेटन होती है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो एंडोस्केलेटन है। इसीलिए ही हमारी ये जो बॉडी है यहाँ से लॉस ऑफ वाटर ईजीली हो जाता है, लेकिन इनकी एक्सोस्केलेटन होती है जहाँ पे थिक स्किन होती है। थिक का मतलब है इसके एग्जांपल में आ जाते हैं टर्टल। इनकी जो है वो बहुत थिक होती है ऊपर से। ठीक है, टर्टल वगैरह सारी एक्सोस्केलेटन होते हैं जो कि डायरेक्टली हीट से कांटेक्ट होते हैं। विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, वो लॉस ऑफ वाटर को बचा सकते हैं, मीन्स के ज़्यादा जो है वो वाटर को लॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दे कंजर्व वाटर को कंजर्व कर सकते हैं बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ। अब किडनी है, किडनी में फिल्टर होता है ब्लड वगैरह, तो वहाँ से जो है वो कोई चीज़ मैंने आपको बताया था बची तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी बाहर। तो रीअब्जॉर्प्शन करते हैं कहाँ से? किडनी और रेक्टम से। रेक्टम जो है वो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव होता है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, हमने पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं रेक्टम्स के, जैसे कोलोन हो गया। कोलोन क्या करता है? वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, लेकिन रेक्टम जो है वो वाटर को स्टोर करता है। तो ये जो है वाटर को इसी तरह से रीअब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फैट को कैटाबॉलिज्म करते हैं। फैट का मतलब है कि इनके पास फैट होता है, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। एक एंजाइम होता है कैटालाइज एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जिससे वो वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। फैट कैटालाइज एंजाइम जो होता है फैट को ब्रेक डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सोसोम। ये एक ऑर्गेनल होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो उसके अंदर आके स्टोर होता है या फिर इसके अंदर ब्रेक डाउन होता है वाटर को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? कैमल हो गया, कैंगरूज हो गया। अब कैमल क्या करता है, जब आप उसको सफ़र पे ले जाते हैं या डेजर्ट वगैरह के इलाके में लेके जाते हैं तो वहाँ पे पानी की कमी होती है और उसको पानी चाहिए होता है, तो ये क्या करता है, इसकी जो हम्प होती है ना उसमें वाटर को स्टोर करता है, या तो ये प्रोसेस करके फैट को कैटाबॉलिज्म करके वो वाटर को प्रोड्यूस करवाता है और हम के अंदर स्टोर करके फिर वो सर्वाइव कर सकता है। मीन्स कि वो वीक तक ये कैमल सर्वाइव कर सकता है, वीक या 2 वीक्स तक ये सर्वाइव कर सकता है। कौन? कैमल्स। तो इसीलिए इनके पास ये कंडीशन होती है, ये मैकेनिज्म होता है। अब वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए? उन एनिमल्स या उन ऑर्गेनिजम्स को क्या करना चाहिए? उन ऑर्गेनिजम्स को वाटर को इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, या तो लिक्विड फूड जैसे कि फ्रूट वगैरह हो गए सारा इंटेक करना चाहिए, क्योंकि ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं। तो ये इनको इंटेक करना चाहिए ताकि वो खुद जो है वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में सर्वाइव कर सके। अब है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन ऐसा प्रोसेस होता है जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है।
सो अब हर ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ चीज़ें इंटेक करता है, तो उसको एक्सक्रिएट आउट भी करना चाहिए। तो उस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मेटाबॉलिज्म करते हैं, मीन्स के एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म करके उस प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देते हैं। तो बॉडी है, उसके अंदर प्रोटीन है, हमारी बॉडी है उसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन को जब कैटाबॉलाइज करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, या तो अदर नाइट्रोजीनस कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्योंकि नाइट्रोजीनस कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, उनको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, जब हम उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो वहाँ से हमें कुछ सम टॉक्सिक नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स मिलेंगे, जो कि मेनली हमारे पास अमोनिया है जिसका फॉर्मूला NH3 है, यूरिया है, यूरिक एसिड है जिनको हम नाइट्रोजीनस वेस्ट कहते हैं। तो वो सारे कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब प्रोटीन और नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे तभी हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और तो इनको हम कहते हैं नाइट्रोजीनस वेस्टर्स। अगर तो ये कंपाउंड्स हमारी बॉडी में रह जाते हैं, या तो ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, तो ये कुछ ऑर्गन्स या सेल्स को डैमेज करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं हमारी बॉडी से। द रिमूवल ऑफ दिस नाइट्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब हम इन नाइट्रोजीनस एनी वेस्ट हम कहते हैं, नाइट्रोजीनस वेस्ट को जब बॉडी से रिलीज़ कर देंगे, उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे, तो उस प्रोसेस को एलिमिनेशन या फिर हम एक्सक्रिएशन कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं और एक्सक्रिएशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक एनिमल का। लेकिन अगर प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर कोई एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट नहीं बनता है, लेकिन बनता है वो खुद ही यूटिलाइज कर देता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये खुद ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के। तो प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स का मेटाबॉलिज्म मैंने आपको पहले बताया था, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यही प्राइमरी जो है वो प्रोडक्ट होते हैं। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो अब जिस चीज़ से वो बना हुआ है वो उसी चीज़ में कन्वर्ट होगा जब वो ब्रेक डाउन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में मिलती हैं। प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो इसलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो खुद ही उसमें यूटिलाइज हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेगा कि वो उसको खुद ही यूटिलाइज कर देगा, और वाटर जो है वो टॉक्सिक कंपाउंड नहीं होता है, जहरीला कंपाउंड जो है वो नहीं होता है। इसी तरह से जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये प्लांट्स को दी, वो सिंथेसाइज करते हैं वेरियस कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके जो है वो वेरियस कंपाउंड बनाते हैं, जिस तरह से ग्लूकोज, उसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह। तो सो दी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन, जब वो खुद ही एक प्रोडक्ट को रिलीज़ कर रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो वापस से ही उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर वैसे ये चीज़ें नहीं बनती एक्सक्रिएटरी, लेकिन हमने पढ़ी थी जो बन रही हैं वो रिलीज़ होती हैं, लेकिन वो भी उसके लिए हार्मफुल नहीं होती है, वो खुद भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक्सक्रिएशन एनिमल्स के अंदर एक्सक्रिएशन जो है वो किस तरह से होती है। अब ऑर्गन्स होते हैं हर किसी के, अब प्लांट के अंदर तो ऑर्गन नहीं है ना, तो इनके अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो वेस्ट जो है वो बाहर निकाला जाता है। अब एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वो किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं, तो उनका हर किसी का अलग अलग, अगर बात करें एनिमल भी अलग है तो उनका फाइलम भी अलग होगा, तो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी अलग होगा, उनके कंपाउंड्स भी अलग होगा, उनकी सोर्स भी अलग होगी। और सोर्स होती है फ्लूइड या ब्लड, ठीक है, उनके सोर्स के थ्रू उन ऑर्गन से वो चीज़ जो है वो रिमूव होती है, उनको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अब यहाँ पे है कुछ एनिमल्स के नाम, जैसे कि प्लेन एरिया का फाइलम है प्लेटिहेलमिंथस, इनमें फ्लैट वर्म्स या टैप वर्म्स आ जाते हैं। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो फ्लैम सेल्स या तो प्रोटोनेफ्रिडिया है। अब ये किस शेप का होता है, ये कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ फिल्टर होकर इसके अंदर आती है, कोई भी चीज़ फिल्टर होकर अंदर आती है, अगर तो वो चीज़ रीएब्जॉर्ब करवानी है तो वो बाहर चली जाएगी, नहीं तो अगर कोई चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं करवानी तो वो ये डक्ट होता है, डक्ट, तो यहाँ से ट्यूब होती है, वहाँ से वो उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। अब तो प्लेन एरिया की बात करें तो उनका एक्सक्रिएटरी जो कंपाउंड है वो है हमारे पास डाइल्यूट यूरिन, और हमने पढ़ा है कि डाइल्यूट यूरिन किस तरह का होता है। इनमें अब सोर्स क्या होती है, सोर्स का मतलब ये है कि अब जब यहाँ पे फ्लेम सेल्स होते हैं उनके अंदर फ्लूइड होता है पूरे में, तो फ्लूइड जो होता है वो उस कंपाउंड को पुल करता है ताकि वो बाहर की तरफ आए, या तो कोई चीज़ रीअब्जॉर्ब करवानी होती है तो फ्लूइड जो है वापस से उसको रीअब्जॉर्ब कराता है, तो उस फ्लूइड का नाम है टिश्यू फ्लूइड। और ये सोर्स बनती है प्लेन एरिया के, ताकि फ्लेम सेल्स के अंदर, ताकि डाइल्यूट यूरिन जो है वो बाहर निकल जाए।
फ्लेम सेल्स को हम एक्सक्रिएटरी और डक्ट्स भी कहते हैं या तो एक्सक्रिएटरी बॉडी भी कहते हैं, ट्यूब वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थवर्म्स, जिसे एनेलिडा कहते हैं। अर्थवर्म्स में सेगमेंटेड वर्म्स आ जाते हैं। अब इनका जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है वो मेटानेफ्रिडिया होता है। मेटानेफ्रिडिया भी इस तरह का डक्ट होता है जिसके अंदर कोई चीज़ फिल्टर होकर आती है, अगर तो वो रीअब्सॉर्ब होनी होती है तो वह बाहर चली जाती है, लेकिन वरना तो यहाँ से वो डाइल्यूट यूरिन बाहर चला जाता है। अब इनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्या है, ये भी सेम है, डाइल्यूट यूरिन, लेकिन इनकी सोर्स जो है वो डिफरेंट है। इनके अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है, लेकिन कौन सा, सिलोमिक फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से वो डाइल्यूट यूरिन वापस से बाहर आ जाता है बॉडी के। नेक्स्ट हमारे पास कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है हमारे पास फाइलम किससे बिलोंग करता है, अर्थ्रोपॉड्स, जो जॉइंटेड लेग्स होती हैं कॉकरोच, उनमें पाया जाता है। तो इनका जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है वो है मेटानेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया नहीं सॉरी, वो हमारा अर्थवर्म्स का है। मालफिजन ट्यूब्यूल्स, ये भी एक तरह की ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर ये सारा फंक्शन परफॉर्म होता है, और कुछ रीअब्सॉर्ब कराना होता है तो वो रीअब्सॉर्ब जाता है और बाकी एक्सक्रिएट हो जाता है। अब इनका जो सोर्स है वो हेमोलिम्फ है, ये टी नहीं ये पी है यहाँ पर, हेमोलिम्फ है, जिसके अंदर ब्लड होता है लेकिन वो वाइट कलर का होता है। ये सोर्स बनता है जिससे यूरिक एसिड बाहर आ जाता है। ये कंपाउंड है हमारे पास एक्सक्रिएटरी किसका, कॉकरोच का। यूरिक एसिड बाहर आ जाता है, लेकिन किसकी फॉर्म में, पैलेट्स की फॉर्म में। पैलेट्स मीन्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में, पोर्स की फॉर्म में ये बाहर आता है। यूरिक एसिड जो है वो पैलेट्स की फॉर्म में बाहर आता है, तो वो इसका मतलब ये है कि या तो वो सेमी सॉलिड है या तो वो क्रिस्टलाइन की फॉर्म में बॉडी से रिलीज हो रहा है, वो बाहर आ रहा है। कहाँ से बाहर आ रहा है, मालफिजन ट्यूब्यूल से वो बाहर आ रहा है। इनका एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ये है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो जिनके पास बैकबोन मौजूद होती है, जिनमें शामिल हम हैं और उसके अलावा ह्यूमंस हैं, उसके अलावा एनिमल्स वगैरह भी आ जाते हैं उसमें। वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर बैकबोन होती है, इनका जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है वो किडनी होता है। इनका सोर्स ब्लड है, ठीक है। ब्लड क्या करेगा, वो किडनी के अंदर आएगा, फिल्टर होगा, रीअब्सॉर्ब, अगर उनके अंदर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह रीअब्सॉर्ब करवाने होते हैं तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। नहीं होता तो कुछ एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है वो दोबारा किडनी से बाहर आ जाता है। किडनी के अंदर कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर ही ये ब्लड आके फिल्टर होता है। नेफ्रॉन्स एक पूरा स्ट्रक्चर है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे इसका पूरा प्रोसेस। तो एक्सक्रिएटरी कंपाउंड कौन सा होता है वर्टिब्रेट्स का, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये किडनी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये सारे एनिमल्स हैं जिनका एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स भी डिफरेंट है, एक्सक्रिएटरी कंपाउंड्स भी डिफरेंट हैं, इनकी सोर्सेज भी डिफरेंट हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस इन मेन पढ़ेंगे, और आज हमने होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स पढ़ा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।